अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइज़, हमने कल ये चैप्टर स्टार्ट किया था सर्कुलेटरी रिस्पांस टू एक्सरसाइज, और इसमें हमने सर्कुलेशन का सारा रिस्पांस पढ़ा। हमने बेसिक जो कौन सी चीज़ किस पे अफेक्ट कर रही है, हमने उसकी बेसिक एनाटमी पढ़ी, उसकी फिजियोलॉजी पढ़ी। ठीक है, अब हम लोग जो है हीमोडायनामिक्स पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या रोल प्ले करते हैं, ब्लड का क्या रोल है वगैरह वगैरह, ये अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। बाय द वे, इसमें अभी तक आपने देखा होगा कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखने में चैप्टर लेंथी है लेकिन इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। हर चीज़ हम लोगों ने पहले पढ़ी है, आपको पिछली अपनी फिजियोलॉजी रिमाइंड हो रही होगी, कोई भी चीज़ नई नहीं है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर छोड़ दिया था। ठीक है, हीमोडायनामिक्स हमने स्टार्ट करना था। हीमोडायनामिक्स में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड क्या है। ब्लड जो है वो दो चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, प्लाज्मा पे और सेल्स पे। प्लाज्मा क्या होता है? वाटरी पोर्शन होता है, इसके अंदर आयंस होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। और जो सेल्स होते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर जो हैं वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स का क्या काम है कि इनके अंदर हीमोग्लोबिन होती है जो कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प आउट कराती है। प्लेटलेट्स जो होते हैं उनका काम है ब्लड क्लॉटिंग में। और वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो इन्फेक्शन से बचाते हैं, इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। अब आपके ब्लड के अंदर जो सेल्यूलर पोर्शन होता है उसको हम कह देते हैं हीमेटोक्रिट। यानी कि अगर आप अपने ब्लड में देखें कि आपके प्लाज्मा वॉल्यूम जो होता है उसको निकाल दें और जो बाकी जो सेलुलर पोर्शन है वो आपका हीमेटोक्रिट कहलाती है। 42% होता है। इसके अंदर आपके वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ऊपर आ जाते हैं, बाकी प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो नीचे हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप अमंग प्रेशर, रेजिस्टेंस एंड फ्लो। ठीक है, उसके लिए आप एक पिक्चर समझें कि मैंने आपको एक चीज़ बताई कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है उसमें ये सिर्फ ये प्रेशर डिफरेंस है जो उसको लेके जा रहा है। ठीक है, ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ़्ट एट्रियम, ये लेफ़्ट एट्रियम और वेंट्रिकल से ब्लड जाता है। मीन आर्टीरियल प्रेशर इस वक्त कितना है? 100 mmHg। ठीक है, कि ब्लड जब निकला है उसका प्रेशर कितना था? 100 mmHg। ठीक है, और जब ये जाता जाता सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है कि जब वीनस रिटर्न आया है सो 0 हो गया है प्रेशर। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए ये प्रेशर डिफरेंस ही है जो इसको एंट्री दे रहा है। अब हमने रिलेशनशिप पढ़ने हैं ब्लड फ्लो का, रेजिस्टेंस का और प्रेशर का। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्लड फ्लो जो होता है, यहाँ से हम फार्मूला से देखेंगे कि ब्लड फ्लो जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? प्रेशर डिफरेंस के। ठीक है, कि जितना ये प्रेशर डिफरेंस, ये यहाँ पे 100 है, ठीक है, और यहाँ पे 0 है, 100 - 0 यानी कि प्रेशर डिफरेंस कितना है? 100 mmHg। जितना ये डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा। अगर ये प्रेशर डिफरेंस जितना कम होता जाएगा ब्लड फ्लो में उतना इशू आता रहेगा। फ़र्ज़ करें यहाँ 50 और यहाँ 50 हो जाए तो क्या आप सपोज़ कर सकते हैं कि ये ब्लड फ्लो करेगा? प्रेशर डिफरेंस जब 0 हो जाए तो ब्लड फ्लो नहीं करेगा, ब्लड जहाँ जहाँ है वहाँ रुक जाएगा। तो प्रेशर की गेम है सारी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ब्लड फ्लो किसके होता है? रेजिस्टेंस के। प्रेशर डिफरेंस जो है ये डिफरेंस होता है मीन आर्टीरियल प्रेशर, राइट एट्रिया का प्रेशर। ये आपको पता है कि मीन आर्टीरियल प्रेशर और राइट एट्रिया के प्रेशर को माइनस करते हैं। यानी कि मीन आर्टीरियल प्रेशर अगर 100 है और राइट एट्रिया के वक्त मतलब वीनस रिटर्न के टाइम पे 0 था, तो ये पूरी बॉडी के अंदर जो आपका प्रेशर डिफरेंस है वो निकल आएगा। उसके बाद आ जाता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होती है वो डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड करती है, लेंथ पे करती है, विस्कोसिटी पे, डिवाइडेड बाय रेडियस का 4। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने एज इट इज़ याद कर लेना। जितनी आपकी बॉडी आपके फ्लो को रेजिस्टेंस मिलेगी उतना ब्लड फ्लो कम होगा। ठीक है, हम यहाँ से फार्मूला में देख चुके हैं। ब्लड फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर डिफरेंस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के। ठीक है, अब आ जाता है वेस्कुलर रेजिस्टेंस के सोर्सेज। यहाँ लास्ट पे उन्होंने लाइन लिखी हुई है, लार्ज ड्रॉप इन आर्टीरियल प्रेशर that occurs across the arterioles. Approximately 70% to 80% of the decline in mean arterial pressure occurs across the arterioles. कि आपकी बॉडी, आपका जो ब्लड है उसको रेजिस्टेंस कहाँ से आ रही है? आर्टीरियोल्स। मेजर जो आपका प्रेशर जो है, जब आप 100% जो वो हमने पढ़ा 100 mmHg जो ब्लड आ रहा था, 100 mmHg की प्रेशर के साथ आ रहा था, आते आते उसका प्रेशर ड्रॉप कैसे हुआ है? जब आर्टीरियोल्स, आर्टरी से आर्टीरियोल्स का लेवल आता है, आर्टीरियोल्स को हम रेजिस्टेंस वैसल्स कहते हैं। ठीक है, ये इतनी रेजिस्टेंस देती हैं कि आपका प्रेशर जो है वो तकरीबन 70 to 80% इस लेवल पे कम हो जाता है। ठीक है, वैसे आपका मीन आर्टीरियल प्रेशर थ्रू आउट सिस्टमिक सर्कुलेशन कम हो रहा है। ठीक है, ऊपर से जब आप नीचे जा रहे हो, डिफरेंट एरियाज में जा रहे हो तो प्रेशर कम हो रहा है, लेकिन जो मेजर कम हुआ है वो रेजिस्टेंस वैसल्स में, आर्टीरियोल्स में हुआ है। उसके बाद हमने पढ़ना है चेंजेस इन ऑक्सीजन डिलीवरी टू मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ये बात हमने बहुत स्टार्ट पे पढ़ी थी कि ऑक्सीजन डिलीवरी जो है मसल्स को हमने
कैसे प्रोवाइड करनी है, ब्लड फ्लो कैसे पूरा होता है कि आपने कार्डियक आउटपुट बढ़ा, या तो कार्डियक आउटपुट बढ़ा दी जाती है, यानी कि दोनों काम होते हैं, या तो वाला ऑप्शन नहीं है। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ कर दी जाती है और दूसरी चीज़ जो है जो आपके इनएक्टिव ऑर्गन्स हैं उनसे ब्लड ले लिया जाता है और वर्किंग मसल्स को दे दिया जाता है। ठीक है। सो ऑक्सीजन डिमांड जब आप एक्सरसाइज करते हो 15 to 25 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है रेस्ट की निस्बत। ठीक है। तो इसको पूरा करने के लिए आप दो काम करते हो, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ कर देते हो और दूसरी चीज़ ये है कि ब्लड की रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। कार्डियक आउटपुट में चेंजेस जो हैं आपको पता होना चाहिए कि कार्डियक आउटपुट दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट के ऊपर। ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट मेजर रोल प्ले करेंगे कार्डियक आउटपुट की चेंजेस में। अब हम देखेंगे कि कार्डियक आउटपुट जो है इसमें हार्ट रेट का क्या रोल होता है। यहाँ पे देखें कि आपका जो ब्लड प्रेशर है ये यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट ये ग्राफ्स बना के दिखाए हैं कि क्या क्या चीज़ का रोल होता है VO2 मैक्स के ऊपर। जैसे जैसे एक्सरसाइज की इंटेंसिटी इंक्रीज़ करती है आपका ब्लड प्रेशर में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कांस्टेंट है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है। ठीक है। तो मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिस्टोलिक पे, क्योंकि डायस्टोलिक तो कांस्टेंट है वो उतना ही रह रहा है, लेकिन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है तो मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है। ये लीनियर राइज इन ब्लड प्रेशर है। ठीक है। उसके बाद आप स्ट्रोक वॉल्यूम देख लो, स्ट्रोक वॉल्यूम 40% VO2 मैक्स पे जाके प्लेसो में चला जाता है। ठीक है। वो किस वजह से रहता है वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद जो है आपका कार्डियक आउटपुट लीनियर राइज कर रही है, आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ कर रहा है, लीनियर राइज कर रहा है, आपकी जो AVO2 डिफरेंस है वो भी इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है। ये सब इंक्रीज़ कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज़ प्लेसो पे जाती है वो स्ट्रोक वॉल्यूम। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि हार्ट रेट जो होता है वो लीनियर राइज करता है, मैक्स पे चला जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो 40 to 60% पे जाके तक राइज करता है। उसके बाद क्या करता है कि जो अनट्रेंड या मॉडरेटली ट्रेंड बंदे होते हैं ना उनमें प्लेसो में चला जाता है, लेकिन जो आपके हाईली ट्रेंड बंदे होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, उनमें प्लेसो वाला सीन ही नहीं है। ठीक है। सो मैक्सिमम हार्ट रेट अगर आपने किसी बंदे की फाइंड करनी है सो वो इस तरह फाइंड करते हैं, 220 में से उसकी एज निकाल देते हैं। ठीक है। तो उसकी एज के लिए इतनी हार्ट रेट मैक्सिमम है। कुछ फार्मूलाज होते हैं जो बेसिक होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है। तो इसमें जो फार्मूलाज हैं वो कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। देन आ जाता है चेंजेस इन आर्टीरियल मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन कंटेंट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। आर्टीरियल वीनस डिफरेंस आपने देखना है एक्सरसाइज के अंदर क्या होता है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन अप फ्रॉम 100 ml ऑफ ब्लड बाय द टिश्यू। AVO2 डिफरेंस आपको क्या बताता है कि आपके जो टिश्यूज़ हैं उन्होंने 100 ml ऑफ ब्लड से कितनी ऑक्सीजन निकाली है। ठीक है। उसको हम आर्टीरियो वीनस डिफरेंस कह देते हैं। तो आपका आर्टीरियो वीनस डिफरेंस इंक्रीज़ करता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, किस लिए, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन अप एंड यूज फॉर द ऑक्सीडेटिव प्रोडक्शन ऑफ ATP बाय स्केलेटल मसल्स। ठीक है। क्योंकि आपकी बॉडी ऑक्सीजन जितनी लेगी, ठीक है, ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगी, क्योंकि हमें ATP बनाना है, हमें डिफरेंट फंक्शंस रोल प्ले करने होते हैं। ठीक है। तो आपका आर्टीरियो वीनस डिफरेंस जो होता है वो इंक्रीज़ करता है एक्सरसाइज के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन की अपटेक ज़्यादा है। सो VO2 जो होती है वो इक्वल होती है Q मल्टीप्लाई बाय AVO2 डिफरेंस। Q जो है वो आपकी कार्डियक आउटपुट है। उसके बाद जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो ड्यूरिंग एक्सरसाइज के ब्लड फ्लो जो होता है, हमने कहा था ना दो चीज़ें रोल प्ले करते हैं, एक कार्डियक आउटपुट रोल प्ले करती है, दूसरी चीज़ जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड होना चाहिए। ठीक है। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ कर दिए, अब रीडिस्ट्रीब्यूशन में दो चीज़ होती हैं कि मसल्स को ब्लड फ्लो बढ़ाना है और जो इनएक्टिव ऑर्गन्स है लाइक लिवर, किडनी, GIT, इनका ब्लड फ्लो कम करना है, इनसे ब्लड लेना है, क्योंकि ब्लड फ्लो आप बढ़ा नहीं सकते, ब्लड बढ़ा नहीं सकते, फ्लो बढ़ा सकते, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है। तो उसी ब्लड को आपने फिर एडजस्ट करना होता है कि अभी जिनको ज़रूरत नहीं है उनसे ले लो, जहाँ ज़रूरत है उसको दे दो। आप जो है मसल को कैसे ब्लड बढ़ाते हो कि रेस्ट के ऊपर आपके जो मसल्स होते हैं उनको ब्लड फ्लो जा रहा है 15 to 20% स्केलेटल मसल्स को, लेकिन जब आप एक्सरसाइज मैक्सिमल एक्सरसाइज करते हो तो ब्लड फ्लो 80 to 85% सिर्फ मसल्स को जा रहा है। ठीक है। देखिए इस कदर ब्लड जो है वो आपके जो मसल्स हैं उनको दे दिया जाता है और बाकी ऑर्गन्स को कम कर दिया जाता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन आपके एक्सरसाइज इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, जितनी एक्सरसाइज इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतना दूसरी जगह से, जैसे मैंने बताया ना कि एक्सरसाइज आप मैक्सिमल एक्सरसाइज करते हो तो 80 to 85% जो है आपका ब्लड उधर बढ़ गया। ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज अगर मॉडरेट है तो इतना ब्लड फ्लो नहीं दिया जाएगा, उसको डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे। ठीक है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्सरसाइज इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। उसके बाद आ जाता है रेगुलेशन ऑफ लोकल ब्लड फ्लो ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो आपके मसल्स जो होते हैं वो उनके अंदर एक प्रोग्राम होता है, ऑटो रेगुलेशन का एक प्रोसीजर होता है। वो क्या करते हैं कि मसल अपने ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए वो क्या करते हैं कि वेजो डायलेशन कर देते हैं, अपनी जो रेजिस्टेंस होती है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस जिसे कह सकते हैं, वो कम कर देते हैं, वेजो डायलेशन कर देते हैं कि हमें ब्लड ज़्यादा है। ठीक है। दो काम हो रहे हैं, मसल्स को ब्लड ज़्यादा जा रहा है और अदर ऑर्गन्स को ब्लड कम जा रहा है।
ठीक है। तो ऑटो रेगुलेशन के बारे में यहाँ समरी में लिखा हुआ था, तो मैंने समरी से किया कि ऑटो रेगुलेशन रेफर्स टू इंट्रिंसिक कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो बाय इंक्रीज इन लोकल मेटाबोलाइट्स, कि आप मसल का जो ब्लड फ्लो है वो उन्होंने इंट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक तो बाहर से आएगा ना, इंट्रिंसिक मसल्स ने खुद किया है। वो कैसे किया है कि लोकल मेटाबोलाइट्स को इंक्रीज़ करके नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, पोटेशियम, पीएच, एटीपी, एडिनोसिन, एंडोथेलियम डिराइव्ड हाइपरपोलराइजेशन फैक्टर्स लाइक जो पोटेशियम है। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऑटो रेगुलेशन करके तो ब्लड इंक्रीज़ कर लिया जाता है, ठीक है। दूसरा जो काम हो रहा होता है वो होता है वेजो कंस्ट्रक्शन का। वेजो कंस्ट्रक्शन कहाँ होती है, जो आपके अदर ऑर्गन्स होते हैं जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है। वेजो कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, रेस्टिंग वैल्यू से भी 20 to 30% कम हो जाता है एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सर्कुलेटरी रिस्पॉन्सेज टू एक्सरसाइज। सर्कुलेटरी रिस्पॉन्सेज टू एक्सरसाइज हमने पढ़ने हैं कि जो आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर जो होता है आपकी एक्सरसाइज के दौरान चेंज होता है। ये डिपेंड करता है एक्सरसाइज की टाइप पे, इंटेंसिटी पे, ड्यूरेशन पे, एनवायरनमेंटल कंडीशन पे। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर यहाँ पे इमोशनल इन्फ्लुएंस का इफेक्ट बताया है कि इमोशंस का क्या इफेक्ट होता है कि जब कोई बंदा इमोशनल इन्फ्लुएंस से ये होता है कि एक्सरसाइज स्टार्ट किया आपने और एक्सरसाइज के स्टार्ट पे आपका हार्ट रेट जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़, या अभी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की, एक्सरसाइज से पहले ही आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ है, ठीक है। और पीक हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर तो उतना ही रहेगा ना जितना पहले था, लेकिन जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ही आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया है, जो कि एक्सरसाइज के बाद होना था, ठीक है। सो इमोशंस का ये इन्फ्लुएंस होता है। दूसरा चीज़ है ट्रांजिशन फ्रॉम रेस्ट टू एक्सरसाइज, कि जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो तो क्या होता है कि आपके जो हार्ट रेट है, स्ट्रोक वॉल्यूम है और कार्डियक आउटपुट है, ये तीनों सेम तरीके से क्या होता है कि एक्सरसाइज आपने स्टार्ट किया तो एकदम तीनों इंक्रीज़ करेंगी, रैपिड राइज करती हैं, ठीक है। और अगर आपने एक्सरसाइज की इंटेंसिटी सेम रखी है, ठीक है, कांस्टेंट कंडीशंस हैं, तो क्या होता है प्लेसो में चली जाती है। अभी लैक्टेट थ्रेशोल्ड जब तक नहीं आएगा तब तक ये प्लेसो में ही रहेंगे, ठीक है। कांस्टेंट हो गया है क्या आपका हार्ट रेट, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, आपकी कार्डियक आउटपुट। फिर रिकवरी क्या होती है, रिकवरी में ये होता है कि आपका थ्रेशोल्ड आ गया, ठीक है, उसके बाद आपकी जो हार्ट रेट है, आपका कार्डियक आउटपुट है, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। ये एक्सरसाइज के अंदर इस तरह आपके सर्कुलेटरी रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। देन आ जाती है इंक्रीमेंटल एक्सरसाइज। इंक्रीमेंटल एक्सरसाइज जो है ये डिपेंड करेगी आपकी ड्यूरेशन, इंटेंसिटी और ट्रेनिंग स्टेट्स पे। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये हम यहाँ पे भी पढ़ चुके हैं कि आपकी एक्सरसाइज जो है डिपेंड करती है। अब आ जाते हैं इंक्रीमेंटल एक्सरसाइज। इंक्रीमेंटल एक्सरसाइज में आपको पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज के अंदर हमने यहाँ पीछे हमने कुछ ग्राफ्स पढ़े थे कि जिसमें हमने ब्लड प्रेशर का, स्ट्रोक वॉल्यूम का, कार्डियक आउटपुट का, हार्ट रेट का और आर्टीरियो वीनस डिफरेंस के हमने ग्राफ्स पढ़े थे, ठीक है। वो यही हम इंक्रीमेंटल एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कि जो हार्ट रेट और आपका कार्डियक आउटपुट है ये लीनियरली राइज़ करता है। ये हमने देखा है, ये जैसे जैसे आप कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ करते हैं लीनियरली राइज़ कर रहे थे, इनमें कोई वो नहीं था इशू। जो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम था वो हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वो प्लेसो दे रहा है। उसके बाद जो है आपका मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर ये भी इंक्रीज़ करता है, ठीक है। मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर जो है वो मैंने आपको बताया कि सिस्टोलिक रेज करता है, डायस्टोलिक रेज नहीं करता। डायस्टोलिक कांस्टेंट है, इसलिए मीन आर्टीरियल प्रेशर सिस्टोलिक पर डिपेंड करता है। तीसरी चीज़ होती है डबल प्रोडक्ट। डबल प्रोडक्ट जो होती है ये भी इंक्रीज़ करती है एक्सरसाइज इंटेंसिटी के साथ साथ। अब आप को कैसे ध्यान में आएगा कि डबल प्रोडक्ट क्या होता है, तो डबल प्रोडक्ट होता है हार्ट रेट और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को मल्टीप्लाई करके आपको डबल प्रोडक्ट मिलती है, ठीक है। इससे आपको पता चलता है कि हार्ट ने कितना वर्क किया है, ठीक है। तो डबल प्रोडक्ट भी लीनियरली राइज करती है। अब उसके बाद है आर्म वर्सेस लेग एक्सरसाइज। आर्म और लेग एक्सरसाइजेस का उन्होंने आपस में कंपेयर किया, ठीक है। उनका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये सब कुछ उन्होंने चेक किया। तो क्या होता है कि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो लेग एक्सरसाइजेस में तो कांस्टेंट रहता है, जैसे जैसे एक्सरसाइज इंक्रीज़ करती है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करती है, इंटेंसिटी इंक्रीज़ करती है। लेकिन जो आर्म की एक्सरसाइजेज हैं उसमें आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर हार्ट रेट दोनों में इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन जो लेग एक्सरसाइजेज हैं उसमें आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ नहीं करता। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब हार्ट रेट जो है वो सिंपैथेटिक आउटफ्लो के साथ लिंक्ड होता है, ठीक है। हार्ट रेट सिंपैथेटिक एक्टिविटी के साथ, उस सिंपैथेटिक जब भी आप बेशक लेग की एक्सरसाइज करो, बेशक काम की करो, सिंपैथेटिक एक्टिविटी स्टार्ट होनी ही है, ठीक है। तो उसने आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ करना ही करना है, ठीक है। और दूसरा ब्लड प्रेशर होता है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन के साथ लिंक करता है, ठीक है। सो इनएक्टिव जो बाकी ऑर्गन्स होते हैं उनकी वेजो कंस्ट्रिक्शन पे डिपेंड करेगा कि जो बाकी ऑर्गन्स हैं उनको वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, ब्लड फ्लो कम जाएगा,
ठीक है। सो इस वजह से लेग जो होती हैं एक्सरसाइजेज उनमें इतना कोई इशू नहीं आता, ठीक है, लेकिन आर्म एक्सरसाइजेज में आता है, इस वजह से ब्लड प्रेशर राइज कर जाता है। जो अदर ऑर्गन्स होते हैं उनकी ब्लड फ्लो कम कर दे रहता है, उधर वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है। देन आ जाती हैं इंटरमिटेंट एक्सरसाइजेज। इंटरमिटेंट है कि यानी कि जो इंटेंसिटी ड्यूरेशन या जो भी है वो इंटरमिटेंट है, ना तो ज़्यादा है ना बहुत कम है, ठीक है। तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि लेवल ऑफ सब्जेक्ट फिटनेस पे, इन्वायरमेंटल कंडीशन पे, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी पे, ये हम लोगों को पता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइजेज। प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइजेज में क्या होता है, यहाँ पे देखें कि आपकी जो कार्डियक आउटपुट है जैसे जैसे एक्सरसाइज टाइम इंक्रीज़ करता है, कार्डियक आउटपुट कांस्टेंट है, ठीक है, जितनी चाहिए थी अब हार्ट जितना दे सकता है उसने उतना देना है, ठीक है, कार्डियक आउटपुट कांस्टेंट है। दूसरी चीज़ होती है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है और आपका हार्ट रेट आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करता है। अब मैंने आपको पीछे भी बताया कि स्ट्रोक वॉल्यूम प्लेसो पे चला जाता है, लेकिन अगर आप प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज़ करता है और हार्ट रेट इंक्रीज़ करता है। अब ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम का कम होना और हार्ट रेट का इंक्रीज़ होना, इसको हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर ड्रिफ्ट, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कम क्यों हो रहा है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, आपको स्वेटिंग होती है, आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है। जब डिहाइड्रेशन हुई आपका प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो गया, और प्लाज्मा वॉल्यूम स्ट्रोक वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम प्लाज्मा वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ठीक है। जब प्लाज्मा वॉल्यूम ही कम होगा स्ट्रोक वॉल्यूम कहाँ से ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए जो जैसे जैसे एक्सरसाइज होती है वैसे वैसे आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कम होता है, क्योंकि आपका डिहाइड्रेशन होती जा रही है और वैसे वैसे आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता जाएगा प्लाज्मा वॉल्यूम कम होने की वजह से, ठीक है। और इसको हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर ड्रिफ्ट। उसके बाद है समरी आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं उसकी उन्होंने सिंपल समरी बताई है। हमें पता है कि सेंट्रल कमांड हायर ब्रेन सेंटर से आती है, आपके कंट्रोल सेंटर कार्डियोवैस्कुलर कंट्रोल सेंटर, कार्डियोवैस्कुलर है, ठीक है, कार्डियो यानी हार्ट और वैस्कुलर वेसल्स का, तो फिर उसने एक्ट भी इन दोनों पे करना होता है, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर कंट्रोल सेंटर जो होता है उस पर बैरो रिसेप्टर्स का भी इफेक्ट होता है। बैरो रिसेप्टर्स हमने पढ़े कहाँ मौजूद होते हैं, एओर्टा में, और कैरोटिड आर्टरीज जो होती हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। और स्केलेटल मसल्स के अपने कीमो रिसेप्टर्स और मैकेनो रिसेप्टर्स भी फीडबैक भेजते हैं कंट्रोल सेंटर्स को, ठीक है, उसको एक्टिव कराने के लिए। और दूसरी चीज़ है सेंट्रल कमांड जो है वो डायरेक्ट स्केलेटल मसल्स को भी कमांड भेजती है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी समरी थी। एक्सरसाइज आपने नहीं करना भूलनी, ये नहीं कह रही नहीं करनी, ये कह रही करना नहीं भूलनी है, ठीक है। एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हो तो आपको सारे चैप्टर का आपके जहन में आ जाता है कि आपको क्या चीज़ आती है क्या नहीं आती। सो एक दफ़ा क्वेश्चंस को पढ़ा करें और सोचा करें कि ये हमने कहाँ पढ़ा है, ठीक है, इसका अपनी तरफ से आंसर देने की कोशिश किया करें, अपने आप को टेस्ट किया करें, ठीक है। जितना आप खुद को टेस्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में, क्योंकि कोई भी बंदा अपना बेस्ट टीचर है, ठीक है, उसको पता है कौन सी चीज़ उसको आती है कौन सी नहीं आती है। तो अगर आपको अभी तक कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, वीडियो दोबारा देख लें और दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।